जय हिंद दोस्तों। जीत सीरीज में आज फिर शुरू करते हैं। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। कालिंजर का किला किसने बनवाया? कालिंजर का किला किसने बनवाया और कहाँ है? ये कुछ प्रश्न है, आप देखेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनसे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। कालिंजर का किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी। और है कहाँ ये? बांदा। बांदा कहाँ? यूपी में है। बांदा जिला में है, यूपी के बांदा जिला में कालिंजर का किला शेर शाह सूरी ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। अब वृंदावन एक शहर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन गार्डन कर्नाटक में आता है। अब वृंदावन शहर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वन होना चाहिए। इसमें ये पूछा गया कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। इसके तहत किसी भी जगह पे कहीं भी वन कितना होना चाहिए? तो आपको बता दें, किसी भी देश में 33% वन होना चाहिए। पूरे जमीन के क्षेत्रफल का 33% वन होना चाहिए, वन नीति 1988 के तहत। अब यहाँ पर 3 कैटेगरियां हैं। आप ये समझिए, अगर मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में तो 25% वन होना चाहिए मैदानी क्षेत्र में। और अगर पर्वत है तो पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 67% वन होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। ये मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में 25% और पूरे उस जमीन में, उस देश में या फिर उस जगह में औसत 33% वन होना चाहिए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत भी है। किसी भी जमीन में 33% वन होना चाहिए। अब बात आई भारत में, तो भारत में लगभग 21% वन है, जो 33% से बहुत कम है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वन कितना होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर भारत का नई दिल्ली है 2023 के अनुसार। अब अगर ये प्रदूषित शहर है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का इंदौर। इंदौर जो है एमपी में है, एमपी के शहर है और ये लगातार 5 वर्ष से नंबर 1 पर है सबसे स्वच्छता के मामले में। स्वच्छता के मामले में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, एमपी में है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप। सबसे पहले ये जानेंगे, डूरंड कप जो है ये ट्रॉफी है एक प्रकार का, तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। 2023 में ये कहाँ हुआ? अगर देश पूछे तो आप बताएंगे भारत में संपन्न हुआ। और भारत के किस राज्य में हुआ? तो कोलकाता में हुआ है और गुवाहाटी में हुआ। गुवाहाटी मतलब असम में और पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता। यहाँ पर डूरंड कप 2023 का आयोजन हुआ। और आपको पता है कि कोलकाता में एक स्टेडियम है फुटबॉल से, मोहन बागान स्टेडियम। मोहन बागान स्टेडियम तो यही विजयी हुआ है। मोहन बागान स्टेडियम क्लब जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, कलकत्ता में है, यही जीता है इस ट्रॉफी को। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका चर्चा में है। 3 शब्द, इनका फुल फॉर्म याद रखेंगे। सबसे पहले क्या है? CAA। CAA क्या है? तो इसे कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या कहते हैं? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन एक्ट। नागरिकता संशोधन
एक्ट। दूसरा शब्द है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, या फिर इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन बिल। और एक शब्द और है एनआरसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड, नेशनल रजिस्टर, ये राष्ट्रीय रजिस्टर है, राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें नागरिकता का मतलब नाम दर्ज होता है। तो 3 शब्द अभी ये चर्चा पे थे, इसके विषय में आप थोड़ा समझेंगे। अब देखिए अभी बता रहे हैं, पहले इनको क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। व्यास सम्मान, सबसे पहले ये जानेंगे व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये साहित्य में दिया जाता है, साहित्य में ये सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती, इनकी एक रचना थी यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें, इनकी ये रचना थी। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। कौन ये सम्मान देता है? तो के बिरला फाउंडेशन, ये एक संस्था है के बिरला फाउंडेशन, इनके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। किसको प्राप्त हुआ है? तो पुष्पा भारती को प्राप्त हुआ है। किस रचना पे प्राप्त हुआ है? तो यादें यादें और यादें, इनकी ये रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे मालदीव। मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देशों में 2 का नाम आता है, एक श्रीलंका, एक मालदीव। तो मालदीव की राजधानी माले है, माले। और इसके वर्तमान राष्ट्रपति, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इनके राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मोइज्जू, मोहम्मद मोइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे जायद फसलें क्या होती हैं। जायद फसलें, देखिए 3 प्रकार की फसलें होती हैं मुख्य रूप से। जायद फसलें, रबी की फसल, खरीफ की फसल। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जायद फसलें इसके कहते हैं गर्मा की फसलें। गर्मा मतलब गर्मी में बोई जाने वाली फसलें होती हैं जायद। और ये सबसे कम समय में होती है। इसमें आता है उड़द, मूंग, उड़द है, मूंग है, और इसमें होता है आपका तरबूज है, खीरा है। ये है जायद की फसलें, उड़द, मूंग, तरबूज और खीरा। रबी की फसलों में आते हैं गेहूं, आलू, सरसों, चना, मटर। ये ठंडी की फसलें हैं, रबी की फसलें, ठंडी में बोई जाने वाली ये मुख्य फसलें हैं। गेहूं, आलू है, सरसों है, चना है, मटर है ये। और खरीफ की फसलों में आता है धान, आता है इसमें धान आता है, बाजरा आता है, ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मक्का इसमें आता है, मक्का। तो इस प्रकार से इसी में तिल आता है। तो ये खरीफ की फसलें हैं। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेगा कौन इसमें से फसल खरीफ की है, कौन रबी की है, कौन जायद की है। इसके अलावा एक चीज और हम आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि नगदी फसलें कौन सी होती हैं। नगदी फसलें का मतलब ये है कि जो व्यापारिक फसलें हैं जिनको तुरंत बेच दिया जाता है। तो नगदी फसल में गन्ना का नाम आता है, गन्ना आता है, जूट आता है, तंबाकू आता है। ये नगदी फसलें हैं मुख्य रूप से। इसमें ये मुख्य रूप से यही है नगदी फसलें में। कपास भी आ जाता है इसमें। तो इस प्रकार से नगदी फसलें हैं। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उसमें जो शेष बचे हैं वो हम समझते हैं। इसे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छता से संबंधित है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था भारत या समाज स्वच्छ रहे। तो स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत हुई है 2014 से। 2014 से 2 अक्टूबर आप कह लीजिए,
2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई साफ सफाई संबंधित। और ये उज्ज्वला योजना ये एलपीजी कनेक्शन के लिए है। धुआं मुक्त रसोई ये फ्री में महिलाओं के लिए एलपीजी रसोई गैस का कनेक्शन के लिए है। ये 2016 से शुरू हुआ है, मई 2016 से। कब से शुरू हुआ है? 2016। तो ये आप याद रखेंगे, एलपीजी कनेक्शन के लिए है। अगला प्रश्न दिया है सर्वदाता रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप पूछा गया है। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। एक वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और ब्लड ग्रुप के अनुसार ही एक रक्तदाता दूसरे को रक्त दे सकता है। कोई पेशेंट है उसको रक्त चढ़ाना है तो ब्लड ग्रुप मैच करेगा तभी चढ़ाया जाता है। तो 4 प्रकार के रक्त ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें से सर्वदाता उसे कहते हैं। ओ पॉजिटिव जो होता है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होता है। तो ओ निगेटिव जो होता है ये सर्वदाता होता है, ओ निगेटिव। और उसी प्रकार से सर्वग्राही होता है। तो सर्वग्राही में ए बी होता है, ए बी रक्त समूह, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है ये अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि सर्वदाता रक्त समूह ओ आता है और सर्वग्राही ए बी आता है जो सबसे ले सकता है। ए बी और ओ ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। लैंडस्टीनर ने खोजा था। बाली यात्रा उत्सव कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, वहां पे रथ यात्रा भी होता है। तो उसी प्रकार एक उत्सव है बाली यात्रा। बाली यात्रा कहाँ से है? उड़ीसा से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको मालूम है सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, 10 गुरु हुए थे, जिसमें से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ये थे सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और संस्थापक थे। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत किया है राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे। दास प्रथा का अंत ये हुआ है 1943 ईस्वी में एलन बरो के द्वारा। दास प्रथा का अंत किसने किया है? एक अंग्रेज थे एलन बरो। दास प्रथा का अंत इनके द्वारा किया गया है 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न आप देखेंगे नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल। इसकी शुरुआत हुई है 1901 से। 1901 से शुरुआत हुई है, लेकिन पहली बार भारत में जिनको नोबेल दिया गया है, तो पहली बार भारत में जिनको नोबेल दिया गया है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको साहित्य मिला है 1913 ईस्वी में गीतांजलि किताब लिखने पर। गीतांजलि इनकी रचना थी, जिन पर दिया गया है 1913 में साहित्य में। और पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला है साहित्य में। ठीक है, तो नोबेल की शुरुआत 1901। नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? पदार्थ की बात पूछी गई है तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा जिसको हम डायमंड कहते हैं, ये एक अधातु है। क्या होता है? अधातु है, या फिर इसे अधातु ये कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। और हीरा विषैला भी होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। और धातुओं में बात की जाए तो ओस्मियम होता है। ओस्मियम ये सबसे कठोर धातु आता है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी होता है। जीएसटी का मतलब 24 कष्टदायी करों को इकट्ठा करके एक अप्रत्यक्ष कर लाया गया, जिसे जीएसटी कहते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है।
इसे गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न आपके सामने थे, और हम आपको कुछ प्रश्न और बताते हैं। जैसे ये नागरिकता वाला, सबसे पहले इसे हम अच्छे समझा देते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक शब्द है, इसमें लिखा है CAB। ये सबसे पहले आता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। किसी चीज के, किसी नागरिकता संशोधन से संबंधित सबसे पहले क्या आता है? बिल आता है। तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो सबसे पहले बिल लाया गया, और उसके बाद जब ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये एक्ट बन जाता है। तो ये CAA का रूप ले लेता है। जब बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। जब बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से और राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। तो पहले बिल आता है, फिर एक्ट आता है, फिर एक्ट के बाद यही फिर कानून बन जाता है। तो इसका मतलब यह है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मतलब CAA होता क्या है। अभी ये चर्चा में था। तो CAA का मतलब यह है कि भारत में कोई विदेशी, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग जो हैं, वो भारत में अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं, आना चाह रहे हैं, तो उनको प्रूव करना होगा। उनको यहाँ लेने के लिए एक प्रकार का ये नियम लाया गया है। ठीक है, तो ये होता है CAA। इसके विषय में डिटेल से एक हम वीडियो अलग से लाएंगे और हम आपको समझाएंगे। NRC क्या होता है? ये केवल असम राज्य से संबंधित है, नागरिकता रजिस्टर है। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था 1971 में, तो मतलब गठन हुआ था, बांग्लादेश स्वतंत्र देश जब बना 1971 में, तो उस समय बहुत से वहाँ के लोग इधर उधर गए थे, भारत के राज्यों में रह गए थे, और उनको कैसी मतलब उनके पास प्रूफ, मतलब डुप्लीकेट कागजातों के साथ वो रह गए थे असम क्षेत्र में। और आज उनको दिक्कत ये हो रही है कि वो मतलब प्रूफ नहीं है कि वो हमारे देश के हैं कि बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के थे, हमारे यहाँ आ गए हैं, तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। और यही के लिए है कि कौन कौन भारतीय ओरिजिनल में है, कौन भारतीय नहीं है। तो असम क्षेत्र के लोगों की ये मुख्य रूप से है NRC। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित है ये। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, CAA की शुरुआत हुई थी 2016 में, लेकिन 2016 में पास नहीं हो पाया, तो 2019 में फिर लाया गया, तो 2019 में पास हुआ। और अभी ये चर्चा में था 2023-24 में, 23 में। तो इस प्रकार से फिर ये क्या कानून बना है, नागरिकता संशोधन एक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक हम वीडियो इसका सेपरेट लाएंगे इसके विषय में, और समझाएंगे आपको कैसे क्या होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के राज्यों में कुल 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक वन है, और पूरे देश में लगभग 21% है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में वन लगभग 22% है। यूपी में वन कितना है? लगभग 22% है। तो ये छोटा सा आपका ये कुछ प्रश्न थे। अब इसके बाद हम अगले दिन फिर ऐसे वीडियो लाएंगे। आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।